पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग थंडरबर्ड्स को हराकर उनके सरों को एडवेंचरर एसोसिएशन के अंदर ले आता है, तो वहां का ब्रांच मैनेजर कैंग को टेम्परेरी ब्रांच मैनेजर बना देता है। और फिर कैंग ब्रांच मैनेजर को बताता है कि मैं एक हीलर हूं और यहाँ पे लोगों को हील करना चाहता हूँ। फिर कुछ देर बाद बहस करने के बाद कैंग सभी लोगों को वहाँ पे हील कर देता है और बहुत सारे पॉइंट भी कमा लेता है। उसके बाद जब वो रूम में आता है तो उसे किम मिलता है और फिर वो कहीं जाने के लिए बोलते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो उनके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि उन लोगों से पूछने लगती है, तुम लोग कहीं पर जा रहे हो क्या? तो उसे देखकर किम कहने लगता है, क्या यही वो गाइड है जो हमें यहाँ पे घुमाने वाली है? अभी वो लड़की कहने लगती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम रेबेका है। पर कैंग उसके बालों की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, तुम्हारे रेड हेयर ये मुझे दिख रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है और जल्दी से अपने बालों को छुपाने लगती है। कैंग उससे कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि इन्हें छुपाने का अब कोई पॉइंट है, क्योंकि इन सबको तो हमने देख ही लिया है, इसीलिए अब इन्हें छुपाना बंद करूँ। कैंग की बात सुनकर किम उसे चुप रहने के लिए बोलता है और फिर उस लड़की से कहने लगता है, तुम तो इसी विलेज की पार्ट हो, फिर इसका क्या कारण है कि तुम अपने बालों को सभी से छुपा रही हो? किम की बात का जवाब देते हुए वो लड़की बताने लगती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इसी टेराकोटी गांव से हूँ, लेकिन मेरी फैमिली इस बात से नफरत करती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, इसीलिए मैं अपने बालों को सिर्फ अपने विलेज के अंदर छिपाती हूँ ताकि जब भी कभी मेरी फैमिली के साथ मेरा रास्ता क्रॉस हो तो वो मुझे ना पहचाने। तो कैंग कहने लगता है, ओह अब मुझे समझ आया, लेकिन अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं कभी भी अपने होम टाउन के अंदर विजिट नहीं करता। तो वो लड़की कहने लगती है, हाँ ये सही बात है कि मेरी फैमिली मुझे परेशान करती है, लेकिन टेराकोटी एक बहुत ज़्यादा अच्छा विलेज है क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का व्यू और यहाँ का खाना सब कुछ एक नंबर का है। और यही कारण है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को पूरे गांव का गाइड मैं दूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पूरे गांव के अंदर घुमाने वाली हूँ और तुम्हें हर चीज के बारे में बताने वाली हूँ। तो किम कैंग को पकड़ते हुए उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम इस विलेज का टूर क्यों चाहते हो? सही सही बताओ, क्या कारण है इसका? तो कैंग कहता है, ये बहुत प्यारा गाँव है, इसलिए बस मैं इस गाँव को देखना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग गाँव में घूम रहे होते हैं और वो लड़की उन दोनों को बता रही होती है कि ये विलेज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो किम कहने लगता है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं। किम की बात का जवाब देते हुए वो लड़की किम को बताने लगती है, टेराकोटी विलेज क्ले और पोट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर हाई क्वालिटी क्ले आइटम खरीद सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे इसकी वर्कशॉप भी है जहाँ पर जाकर तुम कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्ले डॉल्स हैं जो कि दिखने में भी बहुत प्यारी लगती हैं, और डॉल मेकर्स जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और वो गोलम्स भी बनाते हैं स्पेशल क्ले की मदद से। यहाँ तक कि यहाँ की वर्कशॉप इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसके ऊपर कामार ने भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये सच में मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी किम को एक जगह पर कुछ चार्म से दिखाई देते हैं, तो किम उन्हें देखता हुआ उस लड़की से पूछने लगता है, ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और फिर एक चार्म की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे ये एक याददाश्ती के तौर पर चाहिए। और फिर कैंग से पूछने लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक खरीद लूं? तो कैंग भी उसे हाँ कर देता है। पर तभी कैंग के दिमाग में कुछ आने लगता है और वो सोचने लगता है, वर्कशॉप जो कि किले को यूज करते हैं, विजमल्स लेफ्ट हैंड भी तो किले से ही रिलेटेड है, इसलिए मुझे यहाँ पर उसके कुछ सुराग मिल सकते हैं। और फिर वो रेबेका से पूछने लगता है, क्या तुमने यहाँ पे किसी विजमल का नाम सुना है पहले? कैंग की बात सुनकर वो लड़की भी थोड़ी शॉक हो जाती है और कहने लगती है, विजमल? नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी भी नहीं सुना है। तो कैंग सोचने लगता है, इस गांव के लोग ही इस नाम को नहीं जानते, आखिरकार ये विजमल है कौन? क्योंकि अगर विजमल एक गॉड है जो कि रेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इसका रैलिक भी मुझे रेड फॉरेस्ट के अंदर मिला है, इसलिए इस टेराकोटी गांव के अंदर कोई तो उसको जानता ही होगा। और फिर कैंग उस लड़की से पूछने लगता है, क्या तुम यहाँ पर किसी हिस्टोरी म्यूजियम को जानती हो जहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा रखा गया हो या फिर कोई रेलिक्स रखे हुए हों?
इधर हम किम को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक दुकानदार से वो चार्म खरीद रहा होता है। इधर वो लड़की कैंग को बता रही होती है यहाँ पर इस कंट्री साइड विलेज के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तो ये सुनकर कैंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है डैम इट, हिंद विलेज के अंदर भी एक म्यूजियम है, फिर इस गाँव के अंदर ऐसी जगह क्यों नहीं है। कैंग को इस तरह से परेशान देखकर रेबेका कैंग से पूछने लगती है आखिरकार बात क्या है, क्या ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। और फिर सोचते हुए कहने लगती है एक ऐसी जगह जहाँ पर डाटा को स्टोर कर रखा जाता है। ओ हाँ, वो तो टाउन हॉल है। टाउन हॉल के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स रखी हुई है, तुम शायद वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि तुम्हारे काम की कोई चीज मिलती है कि नहीं। और फिर हमें टाउन हॉल को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी एक पुरानी बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें टाउन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है और वो कैंग और किम से पूछ रहा होता है क्या हिस्टोरिकल डाटा, क्या तुम लोग यहाँ पर किसी कमीशन के चक्कर में आए हुए हो। तो कैंग कहने लगता है नहीं, ये पर्सनल है। पर्सनल सुनते ही वो लड़का थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर घूमते हुए कहने लगता है अगर ये पर्सनल चीज है तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर किम और उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और किम उससे कहने लगता है तुम्हें एक बार देखना तो चाहिए। इधर रेबेका भी कह रही होती है ये सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर तुम एक बार देख लोगे तो उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी बात सुनकर वो लड़का घूमकर कैंग की ओर देखते हुए कहने लगता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें एडवेंचरर एसोसिएशन से कोई पेपर वर्क लेके आना चाहिए। उसकी बात सुनकर कैंग भी थोड़ा सा गुस्से में आने लगता है और सोचने लगता है सच में ये आदमी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे इसे एक सबक तो सिखाना ही होगा। और फिर कैंग उससे कहने लगता है अगर तुम्हें एक पेपर ही चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी यहीं पर लिख सकता हूँ। तो कैंग की बात सुनकर वो लड़का भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, आखिरकार कैंग क्या बात कर रहा है। पर तभी कैंग उस ब्रांच मैनेजर वाली की को बाहर निकालकर उस लड़के के सामने हिलाता है और कहता है अगर तुम्हें सच में अपनी जॉब खोनी है तो मैं उसके लिए भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अभी की अभी, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से हटा सकता हूँ। वो आदमी कैंग के पास वो चाबी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घकलाते हुए कहने लगता है क्या क्या ब्रांच मास्टर। और फिर जल्दी से अपने सर को टेबल पर रखते हुए कैंग से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है तुम मुझे मार दो प्लीज, मैं तुम्हें ऑफेंड करने की कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कैंग उससे कहने लगता है शट अप और जल्दी से मुझे डाटा रूम की चाबी दो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे साथ अपना दिमाग खराब करूं। फिर हमें टाउन हॉल आर्काइव का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैंग, किम और रेबेका तीनों मिलकर वहां पर बुक्स को ढूंढ रहे होते हैं और वो सारी बुक्स को इधर उधर फेंक रहे होते हैं। तो किम कैंग से पूछने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो चीज मिलेगी जो कि हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर मुझे नहीं लगता कि वो चीज होगी। तो कैंग कहने लगता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, इसलिए तुम एक ऐसी चीज ढूंढो जो कि बहुत ज्यादा पुरानी हो। तभी किम को एक बुक दिखाई देती है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा पुरानी दिख रही होती है। तो किम जल्दी से उस बुक को उठाकर कैंग के पास लेकर जाता है और कहने लगता है एक बार इसको देखो। तो कैंग भी उस बुक को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है हाँ सच में ये मुझे बहुत ज्यादा पुरानी लग रही है और ये वही चीज हो सकती है जो कि हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिर कैंग उस बुक को खोलकर पढ़ देखने लगता है और सोचने लगता है सच में इसे देखने से ही लग रहा है कि ये कम से कम 1000 साल पुरानी तो होगी। पर जब कैंग उस बुक को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए होते हैं जिसे देखकर कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस बुक के अंदर ये क्या चीज है। तो कैंग कहने लगता है इसके अंदर तो कोई भी शब्द लिखे हुए नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे ही चित्र बनाए गए हैं। तो उसे देखकर रेबेका भी कहने लगती है आखिरकार ये ड्राइंग्स किस चीज की है और किसने बनाई है। पर तभी कैंग को उस बुक के अंदर कुछ महसूस होता है तो वो उसे देखने के लिए जल्दी से उस बुक के पेज को चेक करने लगता है और सोचने लगता है इस बुक का ये एक पेज मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 पेज आपस में चिपके हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से उन 2 पेजों को अलग कर देता है। पर जब कैंग उन 2 पेजों के बीच में देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि विजुअल्स हैं
हैंड का साइन उस पेज के अंदर क्या कर रहा है। और उसके साथ साथ उस साइन के पास में बहुत सारे लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो उन्हें देखते हुए सोचने लगता है आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। उस ड्राइंग को देखकर रेबेका भी कहने लगती है ये रेड हेडेड स्टिक मैन, ये ऐसा लग रहा है कि टेराकोटी के लोग हैं। तो किम रेबेका से पूछने लगता है अगर ये टेराकोटी के लोग हैं तो तुम्हें क्या पता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। इधर कैंग उस साइन को देखते हुए सोच रहा होता है ये सिंबल तो सेम विजमल्स लेफ्ट हैंड के समान है। और फिर कैंग कहने लगता है ये ऑर्ब ऑफ विजमल है, ये वो भगवान है जिसे टेराकोटी के लोग पूजते थे। तो कैंग की बात सुनकर रेबेका बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है लेकिन मैंने पहले कभी भी टेराकोटी के गॉड के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो कैंग उसे बुक दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम इन स्क्रेबल्स को तो देख रही होगी जो कि पूरी बुक के ऊपर किए गए हैं। ये पक्का ही इन सब चीजों को छुपाने के लिए किए गए हैं ताकि लोगों की अटेंशन इस बुक की ओर ना जाए और इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर जनरेशन के अंदर पास किया जा सके, क्योंकि इस जगह की एंशंस बुक्स के पेज फाड़ दिए गए हैं। और इन्हें देखकर मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि कोई तो है जो कि इस गॉड की एग्जिस्टेंस को छुपाना चाहता है। इनकी बात को सुनकर रेबेका भी बहुत ज्यादा चौंक गई होती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि किसी के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। तो उसकी आवाज को सुनकर रेबेका और कैंग भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रेबेका जल्दी से गेट खोलकर बाहर की ओर भागने लगती है और जब वो सामने देखती है तो वो वहां का नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वहां पे वो पहले वाला आदमी जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसके ही मुंह से खून बाहर निकल रहा होता है। तभी किम वहां पे आ जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये किसने किया है, ये तो एक मर्डर है। इधर हम देखते हैं कि किम के पीछे एक रेड हुडी के अंदर एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक डैगर भी होता है। तो वो जल्दी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने डैगर को किम और रेबेका की ओर फेंक देता है, लेकिन वो डैगर उनसे टकराकर दूसरी ओर चला जाता है। तो वो उसे देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। पर हम देखते हैं कि उस डैगर को दूसरी ओर भेजने वाला कैंग होता है जो कि अपने हाथ में डैगर को पकड़कर लड़ाई के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है। और फिर कैंग उस लाल कपड़े वाले आदमी को देखते हुए कहने लगता है तुम लोग सामने आ सकते हो क्योंकि तुम्हारा छुपने का कोई भी फायदा नहीं है। और कैंग के इतना बोलते ही दो और लाल कपड़ों में आदमी उनके सामने अपेयर हो जाते हैं और उनमें से एक कैंग से कहने लगता है जल्दी से ये बुक हमारे हवाले कर दो। और हम देखते हैं कि कैंग और वो लोग दोनों आमने सामने खड़े हुए होते हैं। तभी किम कहने लगता है क्या तुम लोग विजमल को जानते हो। इधर रेबेका भी घबराते हुए कहने लगती है ये लोग हमें फॉलो कर रहे थे तो ये पक्का ही उसके बारे में जानते होंगे। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उन लोगों की बात को सुनकर थोड़ा सीरियस हो गया होता है और फिर कैंग जल्दी से अपनी ऑब्जर्वेंट आई को यूज करने लगता है और उस पहले वाले आदमी को चेक करने लगता है। तो कैंग को पता चलता है कि उसको सीरियस वुंड लगा हुआ है और चाकू उसके सीधे गले के अंदर डला हुआ है। तो कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है लकीली ये अभी भी जिंदा है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग उसे चेक करने के लिए जल्दी से झुककर उसे देखने लगता है। कैंग को ऐसा करते हुए देखकर वो लाल कपड़े वाला आदमी कुछ भी नहीं समझ रहा होता कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तो वो कैंग पर चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या तुझे सुना ही नहीं दिया कि मैंने क्या कहा है। लेकिन कैंग इधर उनकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता और कैंग उस आदमी को ठीक करने में लगा हुआ होता है। उस आदमी का फर्स्ट एड करने के बाद कैंग उन लोगों से पूछने लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, आखिरकार तुमने इस आदमी के ऊपर अटैक क्यों किया जबकि तुम्हें सीधा हमसे मिलना चाहिए था। क्योंकि इस आदमी के पास एटीट्यूड तो है लेकिन इतना भी नहीं कि इसे मार दिया जाए। तो कैंग की बात सुनकर वो लाल कपड़े वाले आदमी कहने लगते हैं क्योंकि इसने हमारा रास्ता रोक लिया था और हमसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर अटैक किया। अब हमने तेरे सवाल का जवाब दे दिया है तो जल्दी से ये बुक हमें दे दे, नहीं तो अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा और जल्दी ही तू इसको ज्वाइन कर लेगा। तो कैंग बिना उनकी बात का जवाब दिए ही सीधे अपनी थ्रो स्किल को यूज करते हुए उस डैगर को उन लोगों की ओर फेंक देता है। और इससे पहले कि वो लाल कपड़े वाले लोग कुछ कर पाते उनमें से बीच वाले आदमी के ऊपर वो चाकू जाकर लगता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है।
अपने साथी की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर वो बाकी के लोग भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं। तो कैंग अपने हाथ में बुक को उठाते हुए कहने लगता है, सच में मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम मेरे क्वेश्चन का ऐसे काइंडली जवाब दोगे। तुम सच में बहुत बड़े इडियट हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बातों में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा ही अटैक करने में विश्वास रखता। कैंग की ऐसी बात सुनकर उन तीनों लाल कपड़े वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उनमें से एक कैंग को देखकर कहने लगता है, तू बास्टर्ड, और सीधे ही कैंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कैंग भी उनके अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेता है। इधर हम देखते हैं कि वो रेबिका के साथ भी एक आदमी फाइट कर रहा होता है। तो रेबिका भी उस आदमी के साथ फाइट करते हुए कहने लगती है, सच में तुम बहुत ज्यादा इविल लोग हो, क्योंकि तुमने एक इनोसेंट पर्सन को हार्म करने की कोशिश की है। इधर हम किम को देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत के साथ उस आदमी के साथ फाइट कर रहा होता है और वो आदमी उसका बराबर का जवाब दे रहा होता है। तो किम उनकी ताकत को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है, सच में ये लोग आखिरकार है कौन, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि कैंग तेजी से उन लोगों को हरा रहा होता है। फिर कैंग जल्दी से अपने हाथ के अंदर प्रिया क्रॉसबो को समन करने लगता है और फिर जल्दी से उसमें हार्पून एरो को लोड करते हुए उसे उस आदमी की ओर शूट कर देता है। पर वो लाल कपड़े वाला आदमी भी अपने हाथ को आगे कर कुछ जादू करने लगता है और कहने लगता है, ये सब कुछ मेरे सामने कुछ भी काम नहीं आने वाला। और फिर हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से रेड कलर की मिट्टी बाहर निकलने लगती है और फिर वो मिट्टी सीधे जाकर उस रेड कपड़े वाले आदमी की शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से हार्पून एरो सीधे जाकर उस मिट्टी पर लगते हैं और उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर कैंग सोचने लगता है, अर्थ एलिमेंट मैजिक, सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर सकता है। और इधर हम उस लाल कपड़े वाले आदमी को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है, सच में तू बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में उस लाल मिट्टी को मैनिपुलेट करने लगता है, तो कि जल्दी ही एक स्पेयर का रूप ले लेती है। और फिर वो आदमी तेजी से उस स्पेयर को लेकर कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन कैंग जल्दी से अपने हाथ को आगे कर खड़ा हो जाता है और वो स्पेयर कैंग के हाथ को हिट करने ही वाला होता है कि तभी कैंग जल्दी से अपनी बोन ऑफ द अर्थ को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका स्पेयर धीरे धीरे कर हड्डियों में बदलने लगता है। और अपने उस स्पेयर को ऐसे हड्डियों में बदलते हुए देखकर वो आदमी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो हड्डियां धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगती हैं, तो उन्हें देखते हुए कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा स्पेयर बोन के अंदर कैसे बदल सकता है। और इधर कैंग बिना उसकी बात का जवाब दिए ही अपनी क्रॉसबो को सीधे उसके कंधे पर रख देता है और कहने लगता है, मुझे फाइट पर ध्यान देना चाहिए, और जल्दी से अपनी क्रॉसबो को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो लाल कपड़े वाला आदमी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। फिर कैंग उस आदमी के पास जाते हुए कहने लगता है, सच में कितनी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि अगर तेरे पास अर्थ के अलावा अगर और कोई एलिमेंट पावर होती तो शायद तेरे जीतने के चांस बेटर हो जाते, लेकिन तेरी किस्मत ही खराब है। इधर किम और रेबेका भी अपने वाले आदमियों को हराकर कैंग से कहने लगते हैं, मिस्टर कैंग, यहाँ का काम भी लगभग खत्म ही हो गया है। तो कैंग किम की ओर देखते हुए कहने लगता है, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे पता है कि इन लोगों को कहाँ पे डालना है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एडवेंचरर एसोसिएशन के अंडरग्राउंड प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर उन तीनों लोगों को पकड़ कर रखा गया होता है। तो कैंग ब्रांच मैनेजर से पूछने लगता है, क्या इन लोगों ने कुछ बताया। कैंग की बात सुनकर ब्रांच मैनेजर कैंग को बताने लगता है, नहीं, अब तक इन लोगों ने एक भी शब्द नहीं बोला है, और कहने लगता है, विजमल गॉड ऑफ टेराकोटी। तो कैंग ब्रांच मैनेजर को कहने लगता है, तुम्हें मेरी बात पर बहुत ज्यादा विश्वास है और तुमने मुझ पर कोई भी डाउट भी नहीं किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और पर्सन होता तो वो पक्का ही इस बात पर थोड़ा शक करता, लेकिन तुमने मेरी बात को तुरंत ही मान लिया। सच बताओ, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो कैंग की बात सुनकर वो ब्रांच मैनेजर भी थोड़ी चौंक जाती है और कहने लगती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है इस विलेज के लोगों के बीच।
उसकी बात सुनकर कैंग पूछने लगता है, आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या स्ट्रेंज है और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी कैंग को याद आता है कि लैफ्नी भी ऐसा ही कुछ बता रहा था। तो ब्रांच मैनेजर कैंग को बताने लगता है, यहाँ पर एक टाइम था जब यहाँ पे कुछ लोग आए थे और वो हमसे कामार से दूर रहने के लिए बोल रहे थे। वो लोग अपने आप को भगवान का फरिश्ता बताते थे और वो लोग हमारे लोगों के पास जाकर कहने लगते थे कि टेराकोटी जल्दी ही आज़ाद होने वाला है और वो कामार की छाया से बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि कामार बहुत जल्दी तबाह होने वाला है। इसलिए टेराकोटी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने की जरूरत है। उन लोगों की बातों को ज्यादातर लोगों ने नॉनसेंस समझा और उन्हें इग्नोर कर दिया, जब तक कि हमें क्रिम्सन टावर के गिरने की खबर नहीं मिली थी कुछ दिन पहले। तो ब्रांच मैनेजर की बात को सुनकर कैंग भी उसकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने लगता है और ब्रांच मैनेजर कैंग को आगे बता रहा होता है, ज्यादातर टेराकोटी के लोग कामार के अंदर अपनी लिविंग के लिए पैसे कमाने जाते हैं, पर तभी ये खबर आ गई जो कि टेराकोटी के उन फरिश्तों ने पहले ही भविष्य बताया था। इसलिए मैं लोगों को उनकी बातों में ऐसे फंसने के लिए रोक भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो हो रहा है। तो कैंग कहने लगता है, क्योंकि उनके डर ने उनके शांत दिमाग को अब खराब कर दिया है, इसलिए वो सही से सोच नहीं पा रहे हैं। तो ब्रांच मैनेजर कहने लगता है, पहले मैं सच में सोच रहा था कि वो लोग फ्रॉड हैं, लेकिन जैसा कि अब कुछ भी हो रहा है तो उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरगॉटन गॉड सच में एग्जिस्ट करता है। और तभी उनके पीछे से आवाज आने लगती है, ब्रांच मैनेजर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। उसकी बात को सुनकर कैंग और ब्रांच मैनेजर दोनों ही चौंक जाते हैं और जल्दी से उस ओर जाने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि उन लाल कपड़ों वालों में से एक आदमी धीरे धीरे कर गल रहा होता है और फिर वो पूरी तरह से मिट्टी में बदल जाता है, जिसे देखकर वो ब्रांच मैनेजर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो घूमकर वहां पर खड़े हुए एक और आदमी को देखते हुए कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें इन सब का ध्यान रखना है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो आदमी ब्रांच मैनेजर को बताने लगता है, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इनके ऊपर इंट्रोगेशन करने के लिए ट्रूथ सीरम का यूज किया था और जैसे ही ये आदमी हमें कुछ बताने वाला था तभी इनके ऊपर ऐसा कुछ असर होने लगा और ये मर गया। उसकी बात को सुनकर कैंग भी थोड़ा परेशान लग रहा होता है और सोचने लगता है, सच में मैंने ये तो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये एक कर्स है जो कि इन्हें बोलने से रोकने के लिए इनके ऊपर डाला गया है। ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कर्स है। और फिर कैंग उन लोगों को देखते हुए सोचने लगता है, सच में ये लोग तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा पागल हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसी के साथ ही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।